वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जमीन ने ली अंगड़ाई और हंसती हुई बस्ती को उजाड़ के रख दिया। दरअसल आज का मेरा टॉपिक टर्की को लेके है। टर्की में हाल ही में बहुत बड़ा जलजला आया है, बहुत सारी जानें जाया हुई है। हमारे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को भी कुछ टाइम पहले एक जलजले ने झंझोड़ के रख दिया। दरअसल इन सब जलजलों के पीछे या जितने भी सुनामी आती है या कोई भी आफत आती है उसके पीछे यूएस के खराब टेक्नोलॉजी का हाथ है, लोग कहते हैं। आज हम देखेंगे दरअसल कि क्या ये खराब टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ कर सकती है या नहीं, और दुनिया में कौन कौन से ऐसे हादसे हुए हैं जिनके पीछे खराब का हाथ माना जाता है। सबसे पहले हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में एक बार सैलाब आया था, उसके पीछे भी कहा गया था, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात बहुत ही मशहूर हुई थी कि इसके पीछे भी खराब का हाथ है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कनाडा की, बात करते हैं यूरोप की, बात करते हैं, वहां हीट वेव्स आई थी, उसके पीछे भी कहा गया कि खराब का ही हाथ है। अभी ही कुछ ही दिनों पहले टर्की में एक बहुत ही बड़ा जलजला आया, उस वक्त ये कहा गया कि इसके पीछे भी खराब का ही हाथ है। 2011 में जापान में जलजला और सुनामी आई, उसके पीछे भी कहा गया कि खराब का ही हाथ है। दरअसल इन सब हादसों में हुआ क्या था, क्यों कहा गया था, बहुत सारी थ्योरीज सोशल मीडिया पे वायरल होती जा रही हैं कि इन सब के पीछे खराब का हाथ है। दरअसल एक सैटेलाइट है जिसका नाम है X37B। X37B ये सैटेलाइट 2011 में 8 का बोला जाता है कि 7 और 8 मार्च को ये सैटेलाइट छोड़ी गई थी, और ये सैटेलाइट नासा की नहीं थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये खराब की थी सैटेलाइट, और कहते हैं कि जब भी ये सैटेलाइट छोड़ी जाती है स्पेस में, दुनिया के किसी न किसी कोने में जलजला या सुनामी जरूर आती है। तो कहते हैं कि जैसे ही 7 और 8 मार्च को ये छोड़ी गई, और 11 मार्च को आप हिस्ट्री उठा के देखिए, 11 मार्च 2011 को जापान में बहुत ही बड़ा जलजला और सुनामी आई। इन सब के पीछे यूएसए का हाथ माना जाता है। और क्यों माना जाता है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इस चीज के रिलेटेड यस का वर्ड हमें हमारे सामने लाती हैं। क्यों? जापान यूएस की करेंसी को इंटरनेशनल लेवल से टोटल हटाना चाहता था, तो यूएस ने उस वक्त उसको खुफिया तौर पे कहा था कि आप हमारी करेंसी को हटाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करो वरना हम आप पे सुनामी से और जलजलों से अटैक करेंगे। तो फिर जैसे ही अटैक हुआ 2011 में, ये सैटेलाइट पहले छोड़ी गई, 3 दिन के बाद हो गया अटैक। तो उस वक्त जापान ने कहा कि मुझसे बदला लेने के लिए यूएस ने ये खराब के थ्रू जलजला करवाया है। ठीक है, अब टर्की की बात करें। नेटो और यूएस ने अदम तावन का जो इल्जाम टर्की पे लगाया है, इस वजह से टर्की वाले कह रहे हैं कि हम पे भी खराब के थ्रू ये जलजला हुआ है। लास्ट टाइम टर्की में आग लगी थी, उसके पीछे भी कहा जाता है कि खराब का ही हाथ है। दरअसल है क्या ये खराब, आइए इसके बारे में देखते हैं। खराब कैसे बना, खराब काम कैसे करता है, ये किस तरह से जलजला ला सकता है या कुदरती निजाम में गड़बड़ कैसे कर सकता है, इसी बारे में आज हम दरअसल देखने आए हैं। फैसला आपके हाथ में है। इतनी चीजें आई हैं, इतनी थ्योरीज हैं हमारे पास जो खराब को लेकर टारगेट कर रही हैं। मैं आपको खराब के बारे में बता दूंगा कि खराब कैसे काम करता है, क्या है। फैसला आपके हाथ में कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं। तो अब देखते हैं कि खराब दरअसल है क्या। हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरर रिसर्च प्रोग्राम। हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरर रिसर्च प्रोग्राम ये कब बना था? ये बना था 1993 में। यूएस की एक स्टेट है अलास्का, उससे तकरीबन 200 मील के फासले पर एक जगह रकाना नामी जगह पे ये तामीर किया गया था। ये था दरअसल स्टार्ट में क्या था, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था। ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम
ये बनाया गया था 1993 में यूएस की एक स्टेट अलास्का में। वो जगह जहां पे ये बनाया था वो पहले यूएस एयरफोर्स के पास थी वो जगह। तो इनको फंडिंग किसने किया था, बनाया किसने था इसको? दरअसल इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को बनाने में चार ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। एक थी यूएस एयरफोर्स एयरफोर्स, एक थी डरपा डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम जो थी वो थी डरपा, और थी यूएस नेवी थी, और अलास्का यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का। इन्होंने मिलकर दरअसल ये खराब एक मतलब ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया, जिसको की बाद में खराब का नाम दिया गया, खराब एक रिसर्च का नाम दिया गया। अब देखते हैं कि ये दरअसल काम कैसे करता है, ये होता क्या है, इसका मेन एम इसके पीछे क्या था। मेन एम जो इसकी थी वो ये थी कि सबसे पहले देखना है कि जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है हमारे पास, सैटेलाइट जो यूएस एयरफोर्स के पास सैटेलाइट थी, सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू मतलब एक दूसरे से जब वो कम्युनिकेट करते थे तो थोड़ा वीकनेस दिखती थी। इन लोगों ने सोचा कि इस वीकनेस को खत्म करें और हम आयनोस्फीयर में थोड़ा सा कुछ टारगेट करें। उसके बाद देखते हैं कि आयनोस्फीयर में अगर कुछ हम उसके बिहेवियर में चेंज करते हैं तो क्या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे पास सैटेलाइट के थ्रू बात होती है आर्मी की एक दूसरे से, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि क्या आयनोस्फीयर के बिहेवियर को चेंज करके हम मौसम में कोई तब्दीली ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ये इनका मतलब मेन मुद्दा था इस रिसर्च के पीछे। ठीक है, अब आयनोस्फीयर क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पे मौसम एक तो बदलते हैं, दूसरा अगर आयनोस्फीयर ना हो तो एक इंसान अपनी आवाज खुद भी नहीं सुन पाएगा। तो इन लोगों ने इस चीज को टारगेट करने की कोशिश की, आयनोस्फीयर को। तो कहते हैं कि कुदरत के निज़ाम को जब भी टारगेट किया जाता है तो कुदरत अपना शेप जरूर ही दिखाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये दरअसल बेच क्या रहे थे, काम कैसे कर रहे थे। तो देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे म्यूजोस्फीयर है क्या, और म्यूजोस्फीयर पे ये कैसे अटैक करता है, क्या ये बेचता है वहां पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ से थोड़ा ही ऊपर जाओ तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर। एटलीस्ट 12 किलोमीटर ऊपर जाओ तो यहाँ पे आता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाओ तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ा सा ऊपर जाओ तो फिर आता है हमारे पास मीजोस्फेयर, और फिर ऊपर जाओ मीजोस्फेयर से, यानी हमारे पास जो मीजोस्फेयर है ये 80 किलोमीटर तक रहता है। 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक हमारे पास आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर से ऊपर आता है एक्सोस्फेयर, यानी 700 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर रहता है। लेकिन जो आयनोस्फेयर है ये हमारे पास यहां पर है, ये थर्मोस्फेयर से स्टार्ट होता है और एक्सोस्फेयर तक रहता है, यानी कि 500 से भी हो सकता है, ये 700 से भी हो सकता है। स्टार्ट तो एक्सोस्फेयर तक यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये जो आयनोस्फेयर है, यहाँ पे आयनोस्फेयर है, इसका डायरेक्ट लिंक हमारी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के साथ भी इसका पूरा पूरा ताल्लुक है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी जमीन के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, उसके साथ भी इसका पूरा पूरा वास्ता है। अब देखिए, यहाँ पे आयनोस्फेयर से होते हुए हमारी जमीन के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है वो भी यहाँ पर है। अब ये क्या करते हैं, ये समझते हैं कि जो हमारे पास खराब टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू क्या भेजा जाता है। खराब रिसर्च सेंटर है, इसमें क्या है, 180 टावर एंड एंटीना है। 180 टावर एंड एंटीना है जो कि 72 फीट ऊंचे हैं। और ये क्या करते हैं, 36 मिलियन वॉल्ट हाई फ्रीक्वेंसी ELF वेव्स को यहां से भेजते हैं सीधा आयनोस्फेयर में। क्यों भेजते हैं, ताकि आयनोस्फेयर को गर्म करें और ये देखें कि क्या इससे मौसमों में तब्दीली आ सकती है या नहीं।
और ये भी देखा गया है कि ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जैसा ही इन्होंने 36 मिलियन वोल्ट ईएलएफ वेव्स को, हाई फ्रीक्वेंसी ईएलएफ वेव्स को यहां भेजा आयनोस्फेयर की तह को गरमाने के लिए। देखो आयनोस्फेयर अल्लाह ताला ने हर एक लेयर जो है ये इंसान की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये हम तक डायरेक्ट ना पहुंचे तो स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे ओजोन लेयर बनाई है। अब जो आयनोस्फेयर है ये भी आयनोस्फेयर के करीब पत्थर आके भी जल जाते हैं, इतनी आयनोस्फेयर हमारे प्रोटेक्शन के काम आती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, खराब रिसर्च सेंटर के जरिए यहां से इतनी फ्रीक्वेंसी में ईएलएफ वेव्स को भेजते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये देखते हैं कि क्या इसको गर्म करने से किसी जगह ज्यादा गर्मी होगी या ग्लेशियर पिघलेंगे क्या, या मौसम में कुछ तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। और ये देखा गया कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। रिसर्च ये कहती है कि जब इन लोगों ने आयनोस्फीयर की बिहेवियर को छेड़ा तो बहुत सारी जगहों पे इन लोगों ने क्या काम कर दिया कि बहुत सारी जगहों पे ज्यादा बारिशें होगी, किसी जगह पे गैर मुमकिन वक्त पे जब बर्फ का कोई मतलब सीन ही नहीं था कि बर्फ इस मौसम में आनी है, उस मौसम में बर्फ भी आ गई। इवन कि जिस जगह बारिशें नहीं होनी थी वहां बारिशें भी होनी शुरू हो गई, क्योंकि इन्होंने आयनोस्फीयर के वैसे तो जो मौसम बदलते हैं वो तो ट्रोपोस्फीयर में बदलते हैं, लेकिन इन सब का कनेक्ट आयनोस्फीयर के साथ है। तो आयनोस्फीयर की तह को जैसा ही इन लोगों ने इतनी वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को भेज के गर्म करने की कोशिश की तो उससे मौसमों पर डायरेक्ट असर पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जलजले भी आ सकते हैं, क्या सुनामी भी आ सकती है? ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि जो समंदर में वेव्स होती हैं वो वेव्स जो होती हैं वो मून की मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उन पे डिपेंड करता है वो कैसे जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक वेव्स में ये भर देते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा भरे जाते हैं उस वक्त क्या होता है कि वेव्स जो होती हैं वो तेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो वेव्स तेज होना स्टार्ट होती हैं तो वो सुनामी का रूप इख्तियार करते हैं। और जो जापान में जलजला आया उसके पीछे भी कहा गया इन लोगों ने यही किया था, तो सुनामी वहां पर भी आ गई। अब जलजला कैसे आता है ये भी हम देखते हैं। आने के तो चांसेस नहीं हैं, लेकिन ला कैसे सकते हैं इसके थ्रू। अब सिंपल सी बात है कि जमीन के चारों तरफ जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है ये क्या करती है, जमीन पे हर एक गिरने वाली बिजली को, हर एक करंट को जज़ब करती है और टेक्टोनिक प्लेट्स को तोड़ फोड़ से बचाती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, आयनोस्फीयर की बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पे या मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहें उस पे पड़ता है और उससे टेक्टोनिक प्लेट्स में हड़बड़ हो सकती है। 100% श्योर नहीं है, हो सकती है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, सुनामी भी ला सकते हैं, जलजला भी ला सकते हैं। अब बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो सुनकर ये मतलब विश्वास ना करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है उसमें ऐसा कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब दज्जाली फितना शुरू होगा तो उनको हवाओं पर भी ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कुदरती निज़ाम पे उनको पूरी कुदरत होगी। ठीक है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं, तो क्या पता सच भी हो जाए। लेकिन इन लोगों ने इतना कुछ किया है आयनोस्फीयर को टारगेट करके। फिर इसके बाद जब लोगों को पता चला कि ये सारा इस निज़ाम के पीछे यूएस का हाथ है, तो यूएस में आम ऑर्डिनरी जो लोग थे उन्होंने इसके ये जो खराब रिसर्च सेंटर है इसके खिलाफ आवाज उठा दी। अब जब आवाज उठाई तो 2013 में इसको ऐलानिया तौर पे बंद कर दिया गया था। ऐलानिया तौर पे बंद करने का मतलब ये था कि ऐलान कर दिया था कि हाँ हमने ये बंद कर दिया है। बट कॉमन थिंग ये है कि एक इतना बड़ा रिसर्च प्रोग्राम आम लोगों की कहने पर यूएस तो बंद करेगा नहीं। ठीक है ना, तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से खराब रिसर्च में जो काम होता है कैसे होता है। ये हमारी जमीन है, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड,
वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है वो यहाँ से जुड़ी हुई है, और यहाँ से ये जुड़ी हुई है सीधा आयनोस्फीयर के साथ। और जब भी हम यहाँ से हराब से जब हम क्या करते हैं, हाई ईएलएफ वेव्स भेजते हैं, तो आयनोस्फीयर को नीचे से गर्म करते हैं। इस तरह से बहुत सारी जगहों पे ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समंदर का बहाव भी बढ़ जाता है। इससे पहले कुछ ऐसी चीजें आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं ऐड करता जाऊं। जो हमारे पास ये आयनोस्फीयर है, रवानिया कुर्रा, इसको उर्दू में रवानिया कुर्रा बोलते हैं, इसमें इतनी हीट प्रोड्यूस की जाती है ना, इन हीट वेव्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक जहाज जो होता है ना, हवाई जहाज, उसके इंजन को पिघला भी सकते हैं। ये भी हो सकता है। जंगलों में आग भी लगाई जा सकती है। तभी तो टर्की वालों ने बोला था कि आग के पीछे भी हराब का ही हाथ है। और देखो, एक और चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता जाऊं कि हाल ही में रूस का जो जंग था उसमें टर्की ने रूस का साथ दिया था। यूएस को ये बात भी तो खनक रही थी। दूसरा माहिदा लोजान जो ओटोमान अंपायर के साथ हुआ था 1924 में, उसके भी 100 साल पूरे हो रहे थे। चीजें इशारा कर रही थी कि हराब, यूएस ये चाहता नहीं था कि टर्की अब टैक्स लेना स्टार्ट करे, तो उन्होंने भी ऐसा किया। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इशारा करती। आई थिंक आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आप खुद सोचिए कि क्या हराब से ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं तो जा रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ व नासिर।